ये ये लिफ्ट क्यों नहीं खुल रही? सर, ये लिफ्ट क्यों बंद हो गई? रोमैसा यूं थी कि अभी रो देगी। वो और अल्तमिश लिफ्ट में खड़े हुए ही थे कि एक फ्लोर नीचे जाकर अचानक ही लिफ्ट बंद हुई थी। दोनों ही गिरते गिरते बचे थे। रोमैसा तो बुरी तरह से घबरा गई थी। फौरन लिफ्ट के पास आकर बटन प्रेस करने लगी। सर, ये खुल क्यों नहीं रही? बंद क्यों हो गई है? रोमैसा का रंग फक हुआ था। आंखों से पल में आंसू जारी हुए थे। अल्तमिश उसे देखकर बोला, मिस्टर रोमैसा प्लीज आप चुप कर जाएं, मैं देखता हूँ कि क्या हुआ है। अल्तमिश ने लिफ्ट को खोलने की कोशिश की, लेकिन लिफ्ट में शायद कोई तकनीकी मसला आ चुका था। ना वो खुल रही थी और ना ही चल रही थी। एक जगह आकर रुक गई थी। उसने जोर से लिफ्ट का दरवाज़ा धड़धड़ाया था, लेकिन मसला ये था कि इस वक्त उसका पूरा ऑफिस खाली हो चुका था। बस वो और रोमैसा ही ऑफिस में थे। चौकीदार से भी वो कह चुका था कि कुछ देर में उसके ऑफिस की पूरी इमारत को ताला लगाकर चला जाए, लेकिन अब ये मसला हो चुका था। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि लिफ्ट को आखिर हुआ क्या है। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि लिफ्ट बंद हो जाए। शायद लाइट बंद हो चुकी थी, जिसकी वजह से लिफ्ट रुक चुकी थी, और जनरेटर ऑन इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि सारा ऑफिस खाली था। चौकीदार को भी ये लगा कि सब जा चुके हैं, इसीलिए उसने जनरेटर ऑन करके लिफ्ट देखने की भी कोशिश नहीं की। अल्तमिश ने फौरन से मोबाइल से फ़ोन किया था, लेकिन मोबाइल की सर्विस काम नहीं कर रही थी। रोमैसा की आंखों से आंसू बहे थे। सर, ये दरवाज़ा खुल क्यों नहीं रहा? अल्तमिश कहने लगा, देखिए मिस रोमैसा, मैं देख रहा हूँ कि क्या मसला है। मुझे लगता है लाइट चली गई है और किसी ने जनरेटर ऑन नहीं किया। एक्चुअली सारा स्टाफ जा चुका है, मैं और आप ही रह गए हैं। रोमैसा, मुझे आप अपना फ़ोन दें, मैं देखूँ मेरा फ़ोन चल नहीं रहा। रोमैसा ने जल्दी से अपना पर्स खोलकर मोबाइल अल्तमिश के हाथ में पकड़ाया था। सर प्लीज़ किसी तरह से दरवाज़ा खुलवाएं, मेरा दम घुट रहा है। उसे वैसे भी बंद कमरों से और लिफ्ट से घुटन का एहसास ज़्यादा होता था। अपने कमरे का दरवाज़ा वो तब बंद करती थी जब खिड़कियों को खोल देती थी। जो कमरा या जो भी जगह चारों तरफ से बंद होती थी, उसका सांस घुटने लगता था। उसे लगता था उसे सांस नहीं आएगा। एक अजीब सा फोबिया था जो उस पर सवार होने लगा था। अभी भी वो इसी कैफियत में मुब्तला थी। ओहो, मुझे लग रहा है लिफ्ट के अंदर सर्विस नहीं आ रही। आपके मोबाइल में भी कोई सर्विस नहीं आ रही। अब क्या करूं मैं? कैसे खुलेगी ये लिफ्ट? अल्तमिश भी परेशान हुआ था। रोमैसा के आंसू मुसलसल बह रहे थे। बार बार अपने माथे पर आने वाला पसीना वो साफ कर रही थी। दम घुटने लगा था। अल्तमिश भी परेशान था। लिफ्ट में अब घुटन का एहसास बढ़ने लगा था। अल्तमिश ने अपना कोट उतार कर एक तरफ रखा, अपनी टाई की नॉट ढीली की, क्योंकि बंद लिफ्ट में दोनों ही पसीने से शराबूर हो चुके थे। अब तो अल्तमिश ने लिफ्ट को धकेल कर खोलने की कोशिश करनी शुरू कर दी थी। रोमैसा बेहद परेशान थी। वो ऑफिस में स्कार्फ पहन कर आती थी, लेकिन अब दम घुटने की वजह से उसने सबसे पहले अपना स्कार्फ ढीला किया था। अल्तमिश ने जब उसके चेहरे से बहता हुआ पसीना देखा तो कहने लगा, मिस रोमैसा, आप अपना स्कार्फ उतार दें। रोमैसा बेहद परेशान थी। पहले तो नफ़ी में सर हिलाने लगी। अल्तमिश उसके पास आया और कहने लगा, आपका पहले ही सांस रुक रहा है, देखे मुझे कोई नई मुसीबत में मत डालिएगा। वो परेशान भी बहुत था। उसके अपने माथे से पसीना बहने लगा था, लेकिन वो नफ़ी में सर हिलाए जा रही थी। तभी अल्तमिश ने उसके सर से स्कार्फ उतारा और स्कार्फ उतार कर अपनी कोट के ऊपर फेंक दिया। वो रोई जा रही थी, खुदा के लिए लिफ्ट खोल दें वरना मैं मर जाऊंगी। अब उसका सांस बहुत ज़्यादा घुटने लगा था और अल्तमिश को गुस्सा आने लगा था। उसने अपना शूज़ ज़ोर से लिफ्ट पर मारना शुरू किया। सारे बटन्स पर अपना मुक्का मारा था कि शायद चल जाए, किसी तरह से दरवाज़ा खुल जाए। पसीने से वो भर चुका था। अपनी शर्ट के 2 बटन उसने खोले, लेकिन इस छोटी सी लिफ्ट में ना कोई पंखा था और ना ही एसी चल रहा था कि कुछ सांस लेना आसान होता। बंद लिफ्ट में जैसे दोनों की जान निकाली थी। बार बार वो कॉल कर रहा था, फिर चिल्लाने लगा, कोई है? देखें, हमारी मदद करें, हम लिफ्ट में बंद हो चुके हैं। कोई है जो मेरी आवाज़ सुने? वो पूरी कुव्वत से चिल्लाने लगा कि शायद कोई उसकी आवाज़ सुन ले और उसकी मदद को पहुंचे, लेकिन कोई नहीं था। किसी की आवाज़ नहीं आई थी। ओह शिट! जैसे वो पीछे पलटा तो रोमैसा के हाथ में पकड़ी फाइल छूट चुकी थी। वो लिफ्ट में बैठती चली गई, गहरे गहरे सांस ले रही थी, जैसे उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। उसकी गैर होती हालत देखकर अल्तमिश के हाथ पांव फूले थे। रोमैसा, रोमैसा क्या हुआ है तुम्हें? वो खुद परेशान होकर रह गया था, लेकिन रोमैसा के होंठ कपकपा रहे थे। पूरा वजूद कपकपाने लगा था। उसकी हालत अजीब हो रही थी। एक तो अल्तमिश इस लिफ्ट के बंद होने पर परेशान था, अपनी भी हालत बिगड़ने लगी थी। पसीना था कि बहे जा रहा था। उस पर उस लड़की की हालत, पानी की बोतल तक मौजूद नहीं थी कि उसे पानी पिला देता। शायद ऐसे ही उसकी हालत में कुछ सुधार आता। वो बेहद परेशान हो चुका था, लेकिन रोमैसा की आंखें बंद होने लगी थी। वो अजीब तरह से सांस ले रही थी, जैसे कि उसका सांस बंद हो रहा हो। वो बेहद परेशान हो गया था। उसके रुखसार को थपथपाने लगा। रोमैसा, कम ऑन, होश में आओ।
वो अपनी शर्ट के कई बटन खोल चुका था क्योंकि पसीना बहने की वजह से उसकी अपनी हालत बिगड़ने लगी थी। उस पर रुमैसा की बिगड़ती हालत। अब रुमैसा की आंखें बंद हो चुकी थी। वो बड़ी मुश्किल से सांस ले रही थी। वो जल्दी से खड़ा हुआ लिफ्ट को बुरी तरह से पीटने लगा। कोई है जो हमारी मदद करे प्लीज, खुदा के लिए लिफ्ट खोलें, एक लड़की का सांस रुक रहा है, वो मर जाएगी, खुदा के लिए कोई लिफ्ट खोले। कभी अपने जूते से लिफ्ट का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोहे का वो दरवाज़ा इतनी आसानी से तो टूट नहीं सकता था। अगर लकड़ी होती तो टूट जाती, लेकिन शीशा होता वो तब भी उसे शीशे को तोड़ देता, लेकिन लोहे के दरवाजे को और उस पर बंद लिफ्ट के बंद डब्बे नुमा कमरे को खोलना उसके लिए नामुमकिन सी बात थी। अब तो लग रहा था जैसे रुमैसा का सांस बंद हो चुका है। खुदाया, मैं क्या करूं? अल्तमिश की अकल काम करना छोड़ गई थी। पहले तो उससे अपनी शर्ट उतार कर एक तरफ रखी थी क्योंकि वो पसीने से भीग चुकी थी। अपनी हालत उसकी गैर हो रही थी। उस पर वो बेहोश लड़की उसके होश उड़ा रही थी कि कहीं से कुछ हो ही ना जाए। वो जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया और रुमैसा को दोनों बाजुओं से पकड़कर हिलाने लगा। उसके चेहरे को थपथपाने लगा। रुमैसा फुकौट से यार उठो, वो उसे झंझोड़ रहा था। फिर उसे लगा जैसे वो हल्का हल्का सांस ले रही है। अल्तमिश के पास बस एक ही तरीका बचा था उसे बचाने का, इसीलिए मजबूरन अल्तमिश ने अपने होंठ रुमैसा के लबों पर रख दिए और उसे सांस देने लगा। पता नहीं चला कब वो अपनी कोशिश में उसके दोनों हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पैवस्त कर चुका था। उसकी जान बचाने के गर्ज से ये सब कुछ कर रहा था। रुमैसा का दुपट्टा तो वो पहले ही उतार चुका था ताकि उसे घुटन का एहसास कम हो सके। जिस कदर वो उसके करीब हो चुका था उसे खुद भी एहसास नहीं था। इस वक्त सबसे पहली बात जो उसके जहन में थी वो ये थी कि वो लड़की की जान बचा ले। वो उसे अपनी सांसें दे रहा था जब एकदम से लिफ्ट का दरवाज़ा खुल चुका। बाहर खड़े चौकीदार और चंद नौजवान उसे देखकर हैरान हुए। यूँ अचानक से लिफ्ट के दरवाज़ा खुलने पर अल्तमिश फौरन से पीछे हटा था। अब रुमैसा सांस ले पा रही थी। वहाँ खड़ा एक नौजवान अल्तमिश के पास आकर कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मंगेतर के साथ ये सब कुछ करने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इससे पहले कि अल्तमिश सच बताता, उस नौजवान ने उसके मुंह पर मुक्का मारा था। चौकीदार और दूसरे नौजवान उस शख्स को पीछे करने लगे। अभी भी रुमैसा बेहोश थी। नौजवान कहने लगा, अगर मैं वक्त पर आकर शोर ना मचाता, ये कंपनी ना खुलवाता और ये लिफ्ट ना खुलवाता तो ये मेरी मंगेतर के साथ पता नहीं क्या कुछ कर चुका होता। इसने उसे बर्बाद करके रख दिया। अल्तमिश कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं है, बंद हो गया था, मैं सिर्फ इसे सांस देने की कोशिश कर रहा था, इसे बचाने की कोशिश कर रहा था। उसको कहने लगा, अपनी बकवास बंद करो, तुम अपनी हवस पूरी कर रहे थे। शर्ट उतारकर कौन सा सांस देने की कोशिश कर रहे थे तुम इसे? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें पुलिस में पकड़वा दूंगा। चंद नौजवानों ने पानी के छींटे रुमैसा के मुंह पर मारे थे। जब कुछ देर के बाद वो होश में आई थी, लेकिन होश में आते ही उसके होश उड़े थे। सामने उसका मंगेतर अहमर खड़ा था। उसे देखकर रुमैसा जल्दी से उठ बैठी। अब ठंडी हवा लिफ्ट के अंदर आ रही थी। उसका सांस कुछ बहाल हुआ था, लेकिन कुछ देर पहले उसके साथ क्या हुआ उसे बिल्कुल भी याद नहीं था। लेकिन अपने मंगेतर अहमर को गुस्से में देखकर वो कुछ हैरान हुई थी। एक नौजवान से कहने लगी, मुझे पानी दे दें प्लीज़, मुझे ठीक से सांस नहीं आ रहा। एक नौजवान के हाथ में पानी की बोतल थी जो उसने रुमैसा को दे दी। वो पानी पीने लगी, लेकिन उसका मंगेतर अल्तमिश को बुरा भला कह रहा था, उसे बार बार धक्का दे रहा था, यहाँ तक कि लिफ्ट से बाहर धक्का दे चुका था। जैसे ही रुमैसा ने कुछ होश संभाला तब उठकर खड़ी हो गई। अहमर के पास आई और कहने लगी, ये तुम क्या कर रहे हो? सर को क्यों मार रहे हो? वो हर बात से अनजान थी। अहमर कहने लगा, ये कमीना तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा था। रुमैसा कहने लगी, अहमर ये तुम क्या कह रहे हो? होश में तो हो, सर तो मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे, पता नहीं लिफ्ट कैसे बंद हो गई थी, मेरा दम घुटने लगा था इसीलिए मैं। रुमैसा ने बस इतना ही कहा था कि अहमर कहने लगा, अच्छा तो ये सब तुम दोनों की मिली भगत है? इतनी देर तक तुम ऑफिस में बॉस का दिल बहलाने के लिए रुकती हो? ये कहना था कि रुमैसा को अहमर पर बहुत गुस्सा आया। कहने लगी, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये एक इत्तेफाक है कि ये सब कुछ वो अभी भी ये नहीं जानती थी कि ये हुआ क्या है। अलबत्ता अल्तमिश को बिना शर्ट के देखकर उसे हैरत हुई थी। जब वो होश में आई थी वो शर्ट पहने हुए था, अलबत्ता शर्ट के ऊपर के बटन खुले हुए थे। पर जितनी घुटन लिफ्ट में थी, सांस तो उसका भी रुक रहा होगा, लेकिन वो हर बात से अनजान थे। अहमर कहने लगा कि अच्छा हुआ जो मैं आज तुम्हें ऑफिस में लेने आ गया, तुम्हारी असलियत तो मुझ पर खुल गई। रुमैसा हैरान उसकी शक्ल देखने लगी। कहने लगी, ये तुम क्या कह रहे हो? कौन सी असलियत? वो कहने लगा, ज़्यादा भोली बनने की कोशिश ना करो। जो कुछ तुम दोनों लिफ्ट के अंदर कर रहे थे मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। तुम जैसी लड़की को मैं पूरे ख़ानदान में बदनाम करके रख दूंगा, तुम्हारी असलियत बता दूंगा। मैं तो क्या, कोई और भी तुमसे शादी नहीं करेगा। रुमैसा कहने लगी, अहमद आप क्यों मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया।
आपने मुझे क्या करते देखा है? वो कहने लगा, ज़्यादा शरीफ मत बनो, मुझे तो लगता है तुम्हारा बॉस तुम्हें वैसे भी इस्तेमाल कर चुका है, और अहमर कभी भी इस्तेमाल शुदा चीज़ को ज़ेरे इस्तेमाल नहीं लेता। रुमैसा ये बात सुनकर तैश में आई थी। कहने लगी, आप कैसे मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकते हैं? आखिर मुझे कोई बताता क्यों नहीं कि हुआ क्या है? सब चुप थे। अहमर कहने लगा, खुद को आईने में देखो, तुम्हारी मीठी मीठी लिपस्टिक बता देगी कि तुम्हारे बॉस ने मौके का पूरा फ़ायदा उठाया है। ये सुनकर रुमैसा के चेहरे की रंगत उड़ी थी। उसी ग्राउंड फ्लोर में लगे कदामत शीशे के पास गई। उसका फैला काजल, मीठी मीठी लिपस्टिक उसे जिस बात की तस्दीक कर रही थी वो रुमैसा के लिए सुहाने रूह था। उसने जब अल्तमिश की तरफ देखा तो वो नफ़ी में सर हिला रहा था। उसे बिना शर्ट के देख वो बुरी तरह से घबराई थी। डर कर भागते हुए इस इमारत से बाहर निकली, सामने आने वाले रिक्शे को रोक कर उसमें बैठ गई और अपने घर का एड्रेस बताया और घर पहुंच गई, लेकिन बेहद खौफजदा थी। कुछ ही देर में अहमर उसके घर आया था। वो उसका चचा साथ था। चंद महीने पहले ही तो दोनों की मंगनी हुई थी, लेकिन जब से मंगनी हुई थी अहमर रुमैसा की हर बात में टांग अड़ाना अपना फ़र्ज समझता था। जॉब उसकी मजबूरी थी और पिछले 6 माह से कर रही थी। आज तक कभी उसकी अल्तमिश से ज़्यादा बातचीत भी नहीं हुई थी। वो बहुत भी लिए दिए रहता था। स्टाफ के साथ तमीज़ से बात करता था, लेकिन अपने काम से काम रखता था। किसी से फ्री होने की उसने आज तक कोशिश नहीं की थी। अब भी अहमद के वालिद ने रुमैसा से कहा था कि सारी फाइल्स आज रीचेक करके रखना, और जो मीटिंग में हमें फाइनल चाहिए उसे लाजमी रेडी कर देना। बेशक तुम्हें जितना मर्जी टाइम लग जाए, क्योंकि कल मीटिंग है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी कोताही हो। वो बेचारी सबसे इसी काम में मसरूफ़ थी। लंच भी उसने नहीं किया था, और जब उसने सारा काम निपटा कर देखा तो 5 के बजाय 6:30 बज चुके थे। ऑफिस पूरे का पूरा खाली हो चुका था। सारा स्टाफ जा चुका था। उसने गहरी सांस ली। जान नहीं लग रही थी जब चौकीदार ने कहा कि अल्तमिश सर ने आपको अपने ऑफिस में बुलाया है। उसने वो सारी फाइल्स उठाई और ऑफिस में चली गई। सामने अल्तमिश अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा था, किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। कहने लगा, हाँ बस अभी निकलने ही लगा हूँ। तभी अपने सामने रुमैसा को देखकर सीधा बैठ गया, फ़ोन बंद कर दिया। कहने लगा, आपने मीटिंग की फ़ाइल तैयार की? और मैं सेकंड कहने लगी, ये सब मैंने कर दिया है। उसने टेबल पर रख दिया। बस एक नज़र उसने फ़ाइल देखी। कहने लगा, हाँ आपने काफ़ी हद तक हर बात को क्लियर कर दिया है। ओके ठीक है। साथ ही वो अपना कोट रिवॉल्विंग चेयर से उतार कर अपने बाजू पर लटका चुका था। कहने लगा, मैं अब जाऊँगा, काफ़ी देर हो गई है। बस मैं इसी चीज़ के इंतज़ार में था कि आपका काम ख़त्म हो तो मैं भी जाऊँ। और रुमैसा को उसकी आदत बहुत अच्छी लगती थी। वो नहायत शरीफ किस्म का नौजवान था। जब तक ऑफिस में एक भी एम्प्लॉय होता था वो कभी भी ऑफिस छोड़कर नहीं जाता था। कहता था, आप सब लोग मेरी जिम्मेदारी हैं। सामने चौकीदार से भी कहने लगा कि आप भी जा सकते हैं। फिर रुमैसा से बात करते करते ही वो लिफ्ट तक पहुंचा था, लेकिन जैसे ही लिफ्ट के अंदर दोनों बैठे, लिफ्ट ने एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी जिसका अंजाम शायद अब तुम। उसके लिए तो इतना बुरा न था, लेकिन रुमैसा कहीं की नहीं रही, क्योंकि अहमद ने आकर वो तमाशा लगाया कि रुमैसा रो रो कर सबको अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाती रह गई। लेकिन किसी ने भी यकीन नहीं किया था। आते ही उसने नहाकर अपने कपड़े तब्दील किए, लेकिन मुंह धोते हुए खूब रोई थी। अभी भी उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अल्तमिश उसके साथ ये सब कर सकता है। उसकी बेहोशी में उसके साथ कोई ऐसी गलत हरकत कर सकता है, क्योंकि आज तक कभी भी उसने उसे नज़र भर कर नहीं देखा था। वरना औरत अपने ऊपर उठने वाली हर नज़र को पहचान जाती है। इतनी तो अनजान नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसके साथ ये सब हुआ था। अहमर कहने लगा, मैं इस वक्त नाम और दागदार लड़की से शादी नहीं करूँगा, जब पता नहीं कितने बार अपने बॉस के साथ मुंह काला कर चुकी है। आज तो अचानक से लिफ्ट खुल गई तो मैंने इसके करतूत सामने देख ली। मुझे देखकर ये बेहोश होने का नाटक कर रही थी। अल्तमिश बहुत इसके साथ बेहूदगी कर रहा था, मैं बयान ही नहीं कर सकता। अहमर बेहद गुस्से में था। रुमैसा रोने लगी, अपने बाप के दरवाजे से कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं था, मुझे नहीं पता, लिफ्ट बंद हो गई थी। मेरा दम घुट रहा था, इसीलिए मैं बेहोश हो गई। मैं नहीं जानती कि बेहोशी के आलम में मेरे साथ किसने क्या किया। वो कहने लगा, लो और सुन लो, बेहोशी में से ये तक नहीं पता कि इसके साथ हुआ क्या है। इसके वालिदैन माथे पर बल डाले रुमैसा की बात सुन रहे थे। वो कहने लगे, हमारे घर में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं, तुमने हमें बदनाम करके रख दिया। क्या इसलिए नौकरी करने चाहती थी? दुख तो कहती कि मेरी इज्जत पर आंच नहीं आएगी और तुम मेरी माली हालात में मदद करोगी। ये मदद की है तुमने मेरी। रुमैसा के वालिद कय्यूम साहब पर तो जैसे गुस्से के मारे पागलपन का भूत सवार हो गया था। कहने लगे, मैं बदनामी कभी भी अपने नाम नहीं लगाऊंगा, मैं तुम्हारा गला घोंट कर तुम्हें जान से मार डालूंगा रुमैसा। जबकि रुमैसा हाथ जोड़े कह रही थी कि मेरा कोई कसूर नहीं है। यहाँ तक कि बाहर का मेन दरवाज़ा भी खुला हुआ था। बाहर से भी चंद लोग तमाशा देख रहे थे जब कय्यूम साहब ने आगे बढ़कर रुमैसा का गला दबाया, और इतनी ज़ोर से दबाया कि रुमैसा को यकीन नहीं आ रहा था कि उसका अपना बाप उसे जान से भी मार सकता है। कय्यूम साहब बस यही कह रहे थे कि मैं अपनी इज्जत की भेंट तुम्हें चढ़ा सकता हूँ, लेकिन अपनी पगड़ी दूसरों के सामने उछाल नहीं सकता।
میں اپنی غیرت کی خاطر تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ یہی کہہ رہے تھے جب تیزی سے اس کے گھر کے اندر داخل ہوا۔ جانتا تھا جس غصے میں احمر گیا ہے کہیں رمیسا کی زندگی کو اجیرن نہ بنا دے، لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوا دیکھا کہ وہ رمیسا کا گلا دبا لیتے، اسے جان سے مارنے کے در پہ تھا۔ بسم اللہ کر کے قیوم صاحب کے ہاتھ سے رمیسا کا گلا آزاد کیا اور کہنے لگا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ کی بیٹی نے کچھ نہیں کیا۔ التمش کو اپنے سامنے دیکھ کر قیوم صاحب کا فشار خون بڑھا تو انہوں نے گریبان پکڑ لیا۔ کمینے، تم نے میری بیٹی کے ساتھ؟ وہ کہنے لگا، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، آپ کی بیٹی کی جان بچانے کی خاطر مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ آپ لوگ پتہ نہیں کیوں ہمیں بدنام کر رہے ہیں، میں یہاں صرف اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کی غلط فہمی کو دور کر سکوں۔ احمر کہنے لگا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے خود اسے دیکھا بغیر شرٹ کے رمیسا پر جھکا ہوا تھا، اور جو کمینگی دکھا رہا تھا میں بیان نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا، اگر میں غلط ہوتا تو یہاں کبھی نہیں آتا۔ آپ لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہا، کیوں اپنی بیٹی کو برباد کر رہے ہیں؟ دروازہ کھول کر تماشا لگا کے رکھ دیا، اپنی ہی بیٹی کی عزت کا جنازہ پڑھانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ لڑکی بے قصور ہے، اگر آپ کو لگتا ہے میں قصوروار ہوں تو سزا مجھے دیں، اس بیچاری کو کیوں آپ لوگوں نے غیرت کا مسئلہ بنا دیا؟ کیوں اسے جان سے مارنا چاہتے ہیں؟ قیوم صاحب کہنے لگے، تو سزا چاہیے تمہیں، لگتا ہے تم قصوروار ہو اور سزا بھگتنا چاہتے ہو۔ کہنے لگا، ہاں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں قصوروار ہوں تو سزا مجھے دیں، خود داغ کے لیے اپنی بیٹی کے کردار پر الزام مت لگائیں۔ قیوم صاحب کہنے لگے، تو ٹھیک ہے، جاؤ لے جاؤ اس کو اپنے ساتھ۔ رمیسا کا بازو پکڑ کر انہوں نے بری طرح سے اسے باہر کی طرف پھینکا تھا، وہ شاید گر جاتی اگر التمش اسے سنبھالتا نہیں، لیکن جلدی ہی اس نے اپنا آپ التمش سے الگ کیا تھا اور غصے سے دیکھنے لگی۔ کل تک اس کی نظر میں التمش کی بہت عزت تھی، لیکن اگر اس نے واقعی لفٹ میں اس کے ساتھ کچھ غلط کیا تھا تو آج وہ جس مقام پر تھی، جس وجہ سے بدنام ہوئی تھی، وجہ التمش تھا۔ اس کے والد کہنے لگے، لے جاؤ اسے یہاں سے اور خود بھی دفع ہو جاؤ۔ کہنے لگا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ بیٹی ہے آپ کی؟ قیوم صاحب کہنے لگے، مر گئی ہے میرے لیے، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ میں اگر اتنا ہی اس کا احساس ہے تو لے جاؤ اسے، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ قابل عزت ہے تو پھر اسے اپنی عزت بنا لو، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم اسے اپنی عزت کبھی نہیں بناؤ گے، کیونکہ تم جیسے امیر زادوں کے لیے ان کی پرسنل سیکرٹری صرف دل بہلانے کی چیز ہوتی ہے۔ التمش کو بے تحاشا غصہ آیا اور قیوم صاحب کی سوچ پر افسوس بھی ہوا تھا۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں بنا لیتا ہوں اس کو اپنی عزت، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ لڑکی شریف ہے۔ اگر آپ کو اس کی شرافت کا یقین اس وقت آئے گا جب میں اسے عزت دوں تو میں دے دیتا ہوں عزت، مگر اسے یہاں سے لے کر تبھی جاؤں گا جب یہ میری بیوی بن جائے گی۔ بلائیں نکاح خواہ کو اور آپ میرا نکاح رمیسا سے پڑھا دیں۔ لیکن رمیسا ساکت کھڑی ہوتی تھی، کہنے لگی، نہیں کرنی مجھے ان سے شادی ابا، آپ میرا گلا دبا دیں، مجھے جان سے مار ڈالیں، لیکن مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، میں نہیں کروں گی اس سے نکاح، مجھے انکار ہے۔ قیوم صاحب کہنے لگے، ابا قسم کھا کر کہتی ہوں میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو آپ کی بدنامی کا سبب بنے، آپ مجھے ایک کونے میں رہنے کی جگہ دے دیں، میں ساری زندگی گزار لوں گی، لیکن میں اس بدنامی کے ساتھ اس گھر سے نہیں جاؤں گی۔ اگر اس شخص نے میری بے ہوشی کا کوئی غلط فائدہ اٹھایا ہے تو میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، اور نکاح تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن قیوم صاحب کہنے لگے، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا پر یہاں نہیں رکھوں گا۔ پھر کہنے لگے، جاؤ احمد، جا کر مسجد سے نکاح خواہ کو لے کر آ، اس لڑکی کو میں ابھی اسی کے ساتھ رخصت کروں گا جس نے اس کے ساتھ گناہ کیا ہے، یہ میرے گھر پر نہیں رہے گی۔ رمیسا ہاتھ جوڑ کر روئے جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں احمد ایک نکاح خواہ کو لے آیا۔ شکوہ کنہ نظروں سے رمیسا اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی جنہوں نے بیٹی کے سر پر چادر تک نہیں دی۔ میں سب بھی جان وجود کی طرح کھڑی تھی جب آگے بڑھ کر التمش نے اس کے سر پر دوپٹہ دیا۔ قیوم صاحب نے تو بیٹی کی طرف دیکھا تک نہیں، ماں اپنی جگہ پر روئی جا رہی تھی، چھوٹی بہن بھی وہیں کھڑی تھی، اپنے باپ کے لیے بیٹا بننے کی خواہش میں، اپنے باپ کا سہارا بننے کی خواہش میں آج وہ کس ذلت سے گزر رہی تھی۔ اسے التمش پر غصہ بھی آ رہا تھا اور نفرت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تو اسے بڑا شریف انسان سمجھتی تھی، نکاح خواہ نے نکاح شروع کروا دیا تھا، دل پر پتھر رکھ کر رمیسا نے یہ نکاح کیا تھا، اور نکاح ہوتے ہی قیوم صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کہنے لگے، اسے لے جاؤ اپنے ساتھ۔ نہ کسی نے سر پر پیار دیا، نہ اسے دعا دی۔ روتے ہوئے وہ التمش کے ساتھ گھر سے باہر نکلی تھی۔ باہر اس کی گاڑی کھڑی تھی، اس نے فرنٹ ڈور کھول کر اسے دیکھنے کے لیے کہا تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یوں بھی کبھی اپنے باپ کے گھر سے رسوا ہو کر نکلے گی، اس کا باپ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا۔ وہ سسکیوں سے رو رہی تھی، رو رو کر آنکھیں مترنم ہو چکی تھیں۔ التمش جب اپنے بنگلے کے سامنے گاڑی کا ہارن بجانے لگا تو چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہو کر اس نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی۔ خود گاڑی سے اتر کر رمیسا کے دروازے کی طرف آ کر اس نے خود گاڑی کا دروازہ کھولا تو اپنا ہاتھ رمیسا کی طرف بڑھایا، لیکن اس نے ہاتھ پیچھے جھٹک دیا، خود نیچے اتر گئی۔ ایک تو اس نے اس لڑکی کو عزت دی تھی، اس کا باپ تو اسے جان سے مار ڈالنے کو تیار تھا، لیکن اس نے اس سے نکاح کیا تھا، اس کی جان بچائی تھی۔
और उसको इस लड़की का रवैया अल्तमिश को समझ नहीं आ रहा था। अपनी हमराही में ही घर के अंदर लेकर गया था। अब तो एक और तमाशा रखना बाकी था, जिसे इस लड़की की वजह से अपने घर वालों से बर्दाश्त करना था। इस लड़की की जान बचाना अल्तमिश को महंगा पड़ गया था। ना वो उससे मोहब्बत करता था और ना ही कभी उसने सोचा था कि उसे रुमैसा से निकाह करना पड़ेगा। घर में दाखिल हुआ तो लाउंज में ही उसकी वालदा बैठी थी। अल्तमिश के साथ एक लड़की को देखकर हैरान हुई थी। लड़की रोई रोई सी थी, अभी भी अपने आंसू अपने दुपट्टे से साफ कर रही थी। अब समझे अंदर दाखिल होते ही रुमैसा का हाथ पकड़ा था। ये देखकर अनीला बेगम के होश उड़े थे। उनका बेटा ऐसा था तो नहीं कि किसी गैर लड़की का यूं हाथ पकड़े। जितना वो मेहनती था, कारोबार को फोकस करने वाला था, उतना ही लड़कियों के मामले में बिल्कुल लापरवाह था। इतना तो वो भी जानती थी कि वो किसी लड़की से इन्वॉल्व नहीं है। अनीला बेगम चलकर अल्तमिश के पास आई थी। अपनी माँ को देखकर वो अपने अंदर हिम्मत मुजतमा कर रहा था। अनीला फिर कहने लगी, कौन है ये लड़की? अल्तमिश कहने लगा, ये रुमैसा है, मेरी बीवी। ये सुनकर अनीला बेगम के होश उड़ गए थे। कहने लगी, अल्तमिश तुम होश में तो हो? मैं पूछ रही हूँ ये लड़की कौन है? कहने लगा, माँ मैं आपसे सच कह रहा हूँ, ये मेरी बीवी है। कुछ देर बाद उसके वालिद भी सीढ़ियाँ उतर कर आए। अल्तमिश के साथ उन्होंने रुमैसा को देखा तो कहने लगे, अरे तुम ये रुमैसा को अपने साथ क्यों लेकर आए हो? क्योंकि वो रुमैसा को अच्छी तरह से जानते थे कि वो ऑफिस में काम करने वाली एक आम सी अदना सी एम्प्लॉय है। कहने लगा, मैंने इससे निकाह कर लिया है। ये सुनना था कि जब्बार साहब का पारा तो हाई हो गया और वो सीढ़ियाँ उतरकर बेटे के सामने खड़े हुए थे। अनीला बेगम तो दिल पकड़ कर बैठ गई। जब्बार साहब कहने लगे, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुमने इस अदना सी लड़की से निकाह किया, क्यों किया है? कहने लगा, बस मोहब्बत हो गई थी इससे। ये सुनकर जितना जब्बार साहब हैरान हुए थे उतनी ही रुमैसा भी हैरान थी। वो बर्जस्ता उसकी शक्ल की तरफ देखने लगी। रुमैसा को तो लगा था वो ये कहेगा कि मजबूरन उसे रुमैसा से निकाह करना पड़ा। अपनी मजलूमियत का रोना रोएगा कि मैंने इस मजबूर लड़की को बचाया है। लेकिन उसने जो कुछ कहा, जो वो कह रहा था, रुमैसा की तवक्को के बिल्कुल बरक्स था। जब्बार साहब कहने लगे कि आप बक रहे हो। तुम ये कहने लगा, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, ये बीवी है मेरी, मुझे इससे मोहब्बत हो गई थी और मैंने इसलिए इससे निकाह कर लिया। ये कहना था कि एक जोरदार सन्नाटेदार थप्पड़ अल्तमिश के मुंह पर पड़ा था। तुम्हें इतना इख्तियार किसने दिया कि तुम एक आम सी लड़की से निकाह करके मेरे घर लेकर आ जाओ? तुम जानते नहीं हो हमारे और इस लड़की के स्टेटस में कितना फर्क है। मैं मरकर भी कभी इसे बहू तस्लीम नहीं करूंगा। वो कहने लगा, बहू तो ये आपकी बन चुकी है ना। ये कहकर वो जैसे ही रुमैसा को अपने कमरे में ले जाने लगा, जब्बार साहब ने अल्तमिश का हाथ पकड़ा था और कहने लगे, दफा हो जाओ यहाँ से और इस लड़की को भी ले जाओ। आज के बाद न तुम्हारी इस घर में कोई जगह है, ना ही मेरे ऑफिस में। अगर तुम्हें वाकई मेरे पास आना है तो तुम इस लड़की को छोड़ कर आओगे। रूम ऐसा तो जब बासाहब का रवैया देखकर हैरान थी। अभी तो वो ठीक से ये नहीं समझ पाई थी कि अल्तमिश ने उसके साथ क्या खेल खेला था। हल्का मिर्च कहने लगा, नुकसान आपका है डैड, आपकी कंपनी को मैंने चंद सालों में ज़मीन से आसमान तक पहुंचा दिया। जब्बार साहब ने गुस्से से देखा और कहने लगे, तुम मुझे बातें सुना रहे हो? मुझ पर ये जता रहे हो कि सब कुछ तुम्हारा किया था? निकल जाओ यहाँ से। जब थक के खाओगे ना तब तुम्हें बाप की याद आएगी। मैं देखता हूँ कि तुम्हें कैसे अच्छी जॉब मिलती है। तुम अपने बलबूते पर क्या कर सकते हो? तुम मेरे बगैर कुछ नहीं। आज तक तुम्हें जो वैल्यू मिली है मेरी वजह से मिली है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी इज्जत बरकरार रहे तो इस लड़की को वहीं छोड़ाओ जहाँ से लेकर आए हो। अल्तमिश कहने लगा, नहीं, अपनी बीवी को मैं इसलिए नहीं लाया कि इसे दुनिया की दर दर की ठोकरें खाने के लिए फेंक दो। आपकी मर्जी, आपने रखना है तो ठीक है, नहीं रखना तब भी मैं चला जाऊंगा। ये कहकर वो रुमैसा को लेकर बाहर निकल गया। उसके साथ चल रहा था। कहने लगी, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? पहले तो पता नहीं था कि चंद घंटों में ही उसकी ज़िंदगी क्या से क्या हो जाएगी। कहने लगा, जहन्नुम में लेके जा रहा हूँ। तुम्हें चलना है तो भी ठीक है, नहीं चलना तो भी चलना तो पड़ेगा, इसीलिए मुंह बंद रखो। और गुस्से से कहा था। जैसे ही रूट ख़त्म हुआ, मेन रोड शुरू हो चुका था। वहीं से उसने एक टैक्सी कराई और टैक्सी ड्राइवर को एक होटल में जाने के लिए कहा। मैं ऐसा कभी बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। शायद वो उसके साथ अय्याशी करने के लिए उसे होटल के कमरे में लेकर जा रहा था। इस सोच ने रुमैसा के होश उड़ गए थे। गाड़ी जब एक होटल के सामने रुकी और उसे होटल के कमरे तक लेकर गया तो वो कमरे के बाहर ही खड़ी हो गई। अंदर नहीं जाऊंगी। कहने लगे, फिर तकलीफ है तुम्हें? क्यों नहीं जाओगी? मैं जानती हूँ आप मुझे क्यों अंदर लेकर जाना चाहते हैं। वो कहने लगा, अच्छा क्यों लेकर जाना चाहता हूँ? वो कहने लगी, लेकिन मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। यहाँ खड़े होकर कमरे का दरवाज़ा खोल कर उसने बाजू पकड़कर उसे अंदर किया था और अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया और ख़ुद सोफे पर बैठकर अपना सर पकड़ लिया। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें।
इस वक्त उसके पास कोई ऐसा ठिकाना नहीं था जहाँ पर रुमैसा को रख सकता। मैसर बेड पर कोने में बैठ गई। कुछ देर तो सर पकड़कर बैठा और ये सोचता रहा कि अब आगे क्या करें। फिर उसने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया। उमैर, मुझे तुम्हारा खाली फ्लैट है, मुझे मिल सकता है बस चंद महीनों के लिए। वो अपने किसी दोस्त से कह रहा था, ठीक है, अब मैं तुम्हें होटल का नाम और कमरा नंबर बता देता हूँ, तुम ड्राइवर के साथ चाबी भिजवा दो। फिलहाल तो सही समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। रुमैसा उसे बड़ी जांचती हुई नज़रों से देख रही थी। फ़ोन बंद करने के बाद उसने गहरी सांस ली। कम से कम 3-4 महीने का इंतज़ाम तो हो चुका था और इतनी देर तक यकीनन उसके बाप को उसकी कदर ज़रूर हो जाती। उसने एक नज़र रुमैसा पर डाली जो उसे ही देख रही थी और बड़े गौर से देख रही थी, लेकिन जैसे ही नज़रों का तसादम हुआ तो गड़बड़ा कर नज़रें झुका गई। अल्तमिश कहने लगा, कुछ खाना है? तुम्हें मंगवा के दे देता हूँ। वो कहने लगी, जहर खाना है, मंगवा कर दे सकते हैं तो दे दें। रूम ऐसे को जुमला सुनकर वो मज़ीद गुस्से में आया था। कहने लगा, अगर ऐसा कोई इरादा था तो मुझे बता देती, मैं तुम्हारे बाप के घर से तुम्हें निकाह करके लेकर ही नहीं आता, मर जाती उनके हाथ से। उसने गुस्से से जवाब दिया था। रुमैसा कहने लगी, तो मैं आपकी मिन्नत तो नहीं की थी? अगर आपने मुझे अपनाया है, मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, पता नहीं आपने मेरी बेहोशी का क्या फ़ायदा उठाया। ये सोचकर वो फिर से रोई थी। और तुम? उसको जी चाहा कि इस लड़की का मुंह तोड़ के रखता। अच्छा होता कि वो लिफ्ट में मर जाती। उसको बचाने के चक्कर में बदनामी भी मोल ली, फिर उसकी ज़िंदगी और इज्जत बचाने के लिए उससे निकाह भी किया, और वो लड़की अब भी उसे ही बुरा कह रही थी। अपने बाप के सामने वो जलील होकर उसे अपने साथ लेकर होटल में आया था, इसके लिए घर का इंतज़ाम कर रहा था। लेकिन वो लड़की पता नहीं खुद को क्या समझ रही थी। कहने लगा, हाँ, तुम्हें देखकर मैं पागल हो गया था। बंद लिफ्ट में मुझे तुम पर रोमांस करने का भूत सवार हो गया था, इसीलिए मैंने सोचा इससे पहले कि तुम मर जाओ और मेरा चांस ख़त्म हो जाए, मैं इस चांस को बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसीलिए बंद लिफ्ट में तुम्हारी बेहोशी का मैंने बहुत फ़ायदा उठाया है। मुझे तो लग रहा था कि मरोगी, मेरी जान छूट जाएगी, लेकिन नहीं, तुम होश में आ गए। वो चिढ़कर बोला था। ये सुनकर तो रुमैसा के तन बदन में आग लग गई थी। कहने लगी, आपको शर्म नहीं आई मेरे साथ ये सब कुछ करते हुए, वो भी बंद लिफ्ट में? जब मैं होश में आ गई थी, मेरा सांस बंद हो रहा था, आपको रोमांस सूझ रहा था? शर्म आनी चाहिए आपको। रोमांसा की हालत ठीक ज़मीन फटे और वो उसके अंदर समा जाए। उसे नहीं पता था कि उसका बॉस, जिसकी वो दिल से इज्जत करती है, उस पर गंदी नजर रखे हुए था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। 1 घंटे बाद उसके दोस्त का ड्राइवर आकर उसे फ्लैट की चाबी दे गया। वो कहने लगा, चलो, ये ड्राइवर हमें फ्लैट तक छोड़ भी देगा। और मैं ऐसे कहने लगी, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। अल्तमिश ने ड्राइवर से कहा, तुम जाओ, गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। फिर रुमैसा के पास आया और कहने लगा, देखो, तुम्हारे नखरे देखने का मेरे पास फ़िलहाल वक्त नहीं है, और तुम अपने पैरों से जाना पसंद करोगी या गोद में उठाकर ले जाऊँ? तो रुमैसा ये सुनकर फ़ौरन से खड़ी हुई थी। कहने लगी, हाथ भी मत लगाइएगा मुझे। ये कहकर वो होटल के कमरे से बाहर चली गई। नीचे गाड़ी में ड्राइवर बैठा उन दोनों का इंतज़ार कर रहा था। उसके दोस्त के ड्राइवर ने ही फ्लैट तक उन्हें पहुंचाया था। फ्लैट के अंदर आते ही रुमैसा ने देखा तो घर बिल्कुल खाली था, मिट्टी से भरा पड़ा था। अल्तमिश ने अपना कोट उतारा, एक तरफ रखा। कहने लगा, इसकी तो बहुत बुरी हालत है। फिर देखा तो एक कोने में झाड़ू पड़ा हुआ था। कहने लगा, ऐसा करो, तुम झाड़ू लगाओ, मैं तुम्हारे साथ लगता हूँ, फर्श को धो लेता हूँ, साफ़ हो जाएगा। ऐसा कहने लगी, जी नहीं, मैं कोई काम नहीं करूँगी, आपने मेरे साथ जो कुछ किया अच्छा नहीं किया। अल्तमिश कहने लगा, मैं बहस के मूड में बिल्कुल भी नहीं, समझ आई ना? और ना ही तुम किसी लैंडलॉर्ड की बेटी हो जो तुम्हें सफाई नहीं आती। ये कहकर झाड़ू उसके हाथ में पकड़ाया था। कहने लगा, साफ करो घर को। ये कहकर वो वॉशरूम चला गया। वहाँ एक पाइप मौजूद था। पाइप से उसने पूरा फर्श गीला कर दिया। मजबूरन रुमैसा को उसके साथ मिलकर पूरा फ्लैट धोना पड़ा। काफ़ी हद तक वो साफ हो चुका था। 2 घंटों की मेहनत के बाद सुकून का सांस लिया। पंखे पहले से मौजूद थे और लाइट भी, लेकिन फर्नीचर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अल्तमिश के अकाउंट में इस वक्त सिर्फ 10 से 12 लाख थे और वो फजूल में कोई भी सामान लाने के हक में नहीं था। जानता था पूरी कंपनी उसने संभाल रखी है, उसका बाप उसके बगैर चल ही नहीं सकता। इसीलिए दरवाज़ा लॉक करके वो फ्लैट से बाहर निकला था। रक्षा करवाया, सोने के लिए 2 मैट्रेस लेकर आया था, साथ में ज़रूरत का थोड़ा बहुत सामान जिसके बगैर गुजारा करना मुश्किल था। बाकी वो कोई चीज़ नहीं लाया था। अपने लिए एक ट्राउज़र शर्ट लेकर आ गया और रुमैसा के लिए एक से ज़ायद सा लिबास। तो एक कोने में बैठी रो रही थी। अल्तमिश ने अपनी मुट्ठियाँ भींची थी। पता नहीं ये लड़की किस बात का सोग मना रही है। सोग तो मुझे मनाना चाहिए, जो कुछ मेरे साथ हुआ बहुत बुरा हुआ। मुझे तो नेकी करना महंगा पड़ गया है। रात के लिए पका हुआ खाना भी लेकर आया था, साथ में ज़रूरत का सामान भी, चाय बनाने की केतली, खाना बनाने की देचकी, कुछ नमक मसाले। फ़िलहाल तो दाल चावल उठा कर लाया क्योंकि फ्रिज भी मौजूद नहीं था। सब कुछ लाकर उसने कुछ किचन में रखा। फिर जो रक्शे वाले से ये मैट्रेस लाने के लिए ऊपर कहा था, वो मैट्रेस उसने एक कमरे में बिछवा दिया।
रुमैसा उसी को देख रही थी। मुझे तो लगता है सब कुछ इस शख्स ने प्री प्लान किया है। कैसे घर का सामान ले लेकर आ रहा है, जैसे पहले से सोच रखा था। पता नहीं मैं इस शख्स की नजरें पहचान क्यों नहीं पाई। मुझे लगता है इसने सारा खेल जानबूझकर मेरे साथ खेला था। लिफ्ट का बंद होना और फिर अपनी शर्ट उतारना, बेहोशी में मेरे साथ न जाने क्या कुछ करना, लिफ्ट का अचानक से खुलना और फिर फटाफट से निकाह करने के लिए भी पहुंच गया। अगर इसने मेरे साथ कुछ ना किया होता, ये मजबूरन मुझे बचाने के लिए कुछ किया होता, तो यूं मुझसे निकाह करने के लिए ना पहुंच जाता। यकीनन यकीनन इसकी नीयत में पहले से फतूर था। ये मुझ पर बुरी नजर रखता था। रुमैसा यही सोच सोच कर अपना दिल जला रही थी जब अल्तमिश कमरे में आया। इस वक्त नहा धोकर ट्राउजर शर्ट में मलबूस था। एक शॉपिंग बैग है उछालकर रुमैसा की तरफ फेंका। कहने लगा, नहाकर कपड़े बदलो, फिर मिलकर खाना खा लेते हैं। उसकी बात सुनकर जैसे रुमैसा को आग लगी थी, फौरन से खड़ी हो गई और कहने लगी, मिलकर? आपको क्या लगता है मैं बड़ी खुशी खुशी आपसे शादी की है जो मैं आपके साथ मिल बैठ कर खाना खाऊंगी, आपसे मीठी मीठी बातें करूंगी? मुझे नहीं पता था आपकी नीयत में फतूर है। आप मुझे बुरी नज़र से देखते हैं। ये आप मेरे साथ ये सब ड्रामा रचाएंगे। इससे पहले कि वो और बहुत कुछ कहती, वो बड़े बड़े कदम उठाता उसके पास पहुंचा था। कहने लगा, इस वक्त बहस सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं। जाकर नहाओ, जाकर नहाओ। हुलिया देखो अपना, मिट्टी से भरी हुई हो। रुमैसा ने अपने कपड़े उठाए और वॉशरूम में नहाने चली गई। बाहर आई तो अल्तमिश खाना खा चुका था। उसकी बिरयानी का बॉक्स पड़ा था। वो कमरे से बाहर निकल गया। रुमैसा ने दुपट्टा अच्छे तरीके से लिया था, सर भी ढांप लिया था। बिरयानी खाकर बॉक्स किचन में रखा, कचरे की बास्केट में डाल दिया। दोनों मैट्रेस इसी कमरे में बिछे थे और अल्तमिश दूसरे कमरे में था, अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। अपनी सीवी का ही जगह जगह भेज चुका था। उम्मीद थी कि बहुत जल्द जॉब मिल जाएगी और रुमैसा वैसे भी थकी हुई थी, इसीलिए लेटते ही सो गई। जब रात को वो कमरे में आया तो बेखबर सो रही थी। बाल गीले थे, इसीलिए उसने ना तो जूड़ा बनाया था ना चुटिया बांधी थी और इस वक्त वो करवट के बल लेटी हुई थी। उसकी कमर तक आधे बाल खुले हुए थे। पहली बार अल्तमिश ने उसे इतने गौर से देखा था। लड़की इतनी भी मामूली शक्ल सूरत की नहीं थी। अच्छी थी, खूबसूरत थी, मासूम भी बहुत थी। पहली नज़र में उसे अच्छी भी लगी थी, शरीफ लड़की थी। आज तक कभी उसने अल्तमिश को मुतासिर करने की कोशिश भी नहीं की। दूसरी लड़कियों की तरह अक्सर लड़कियां तो उसे मुस्कुरा कर देखती थी, अदाएं दिखाती थी कि एक बार अल्तमिश की तरफ से इशारा हो और वो उसके साथ फ्री हो जाए, बेतकल्लुफ़ हो जाए। लेकिन रुमैसा ने ऐसी कोशिश कभी नहीं की थी। उसने तो कभी मुस्कुराकर किसी बात का जवाब तक नहीं दिया था। बेतासुर चेहरा रखती थी, काम की बात करती थी। अभी भी वो जब उसके कमरे में आया तो वो मैट्रेस पर सो रही थी, बाल बिखरा कर चेहरे को छू रहे थे। एक पल को उसे इस अंदाज में देखकर वो मबहूत सा हुआ था। अल्तमिश चलता हुआ उसके करीब आया। आज से पहले उसने किसी लड़की को इस कदर गौर से नहीं देखा था, मगर शायद मियाँ बीवी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। रुमैसा उसकी बीवी बन चुकी थी। खुद ब खुद ही उससे अट्रैक्शन महसूस होने लगी। उसके करीब बैठा और बेसाख्ता उसके चेहरे से बालों को पीछे करने लगा। अपना एक हाथ उसकी कमर पर रख चुका था। धीरे धीरे उसके चेहरे के करीब आने लगा। जुल्फों से उठने वाली खुशबू उसे दीवाना सा बना रही थी। अल्तमिश का तो एक पल को खुद भी पता न चला कि वो कर क्या रहा है। जब अगले ही पल उसने अपना चेहरा रुमैसा के चेहरे के बेहद करीब किया तो अचानक से रुमैसा की आंख खुल चुकी थी। अपने बेहद करीब अल्तमिश की सांसों को महसूस करके वो हड़बड़ा कर रह गई थी। बेहद करीब देखकर उसने दोनों हाथ अल्तमिश के सीने पर रखकर उसे दूर किया था। कहने लगी, ये क्या कर रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आती? उसे तो लगा था शायद उसकी यूं आंख खुल जाने पर अल्तमिश थोड़ा सा हड़बड़ाएगा, घबराएगा और 100 तरह की सफाइयाँ पेश करेगा, मगर अल्तमिश ने अपना लहजा वही नरम रखा। थोड़ा पीछे होकर कहने लगा, क्या हुआ? शौहर हूँ तुम्हारा, घबरा क्यों रही हो? वो फौरन अपना दुपट्टा उठाकर अपने सीने पर रखकर कहने लगी, ये क्या कर रहे थे आप? आपको शर्म नहीं आती? आप मेरे इतने करीब कैसे आ सकते हैं? लिफ्ट में भी आपने मेरे साथ ऐसे किया था ना, आपने मेरा फ़ायदा उठाया था ना, और एक बार फिर आप मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं। वो जिस तरह बोल रही थी, अल्तमिश ने माथे पर बल पड़े, फिर कनपटी खुजाकर कहने लगा, शायद तुम भूल रही हो, निकाह किया है मैंने तुमसे, बीवी हो तुम मेरी, मेरे लिए हलाल हो, जायज़ हो, और हर तरह से तुम मेरे लिए मेरी हद तक आज़ाद हो। मैं तुम्हें देखूं, चाहे जिस भी हाल में देखूं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
کیونکہ میں شوہر ہوں تمہارا، میرا تم پر تم سے بھی زیادہ حق ہے، تو تم یہ سوال کرنے والی کوئی ہوتی ہی نہیں ہو۔ میں تمہیں کب دیکھ رہا ہوں، کیسے دیکھ رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں، اور یہ دوپٹے سے خود کو چھپا کیوں رہی ہوں؟ تمہارے وجود کے ہر ایک انگ پر میرا ہی حق ہے۔ وہ اس کے سینے کی جانب دیکھ کر بولا۔ وہ ہڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ اب تو وہ بالکل یقین کر چکی تھی کہ یقیناً پہلے سے ہی میرے باس کی نیت مجھ پر خراب تھی، تبھی انہوں نے یہ سب کچھ کر کے مجھ سے شادی کی۔ لیکن اب اسے یوں گھبراتا دیکھ کر التمش وہاں سے اٹھ چکا تھا۔ جاتے ہوئے کہنے لگا کہ پاگل لڑکی، پتہ نہیں خود کو کہیں کی افسرہ سمجھتے، اتنا ہی خود کو چھپا کر رکھنا ہے تو لکڑی کے صندوق میں خود کو بند کر کے قبر میں دفن ہو جاؤ۔ التمش بڑبڑا کر اپنے کمرے میں جا چکا تھا، جبکہ اس کے بعد پوری رات رومیسا ڈر سے سو نہیں سکی تھی کہ کہیں دوبارہ سے التمش نہ آ جائے۔ التمش نے جہاں جہاں سی وی بھجوائی تھی، کہیں سے بھی کوئی بھی اسے نوکری پر رکھ نہیں رہا تھا۔ ایک جگہ پر اسے انٹرویو کے لیے بلا بھی لیا گیا تھا۔ اس کی سی وی بے حد شاندار تھی اور کمپنی کو ایسے ہی مینیجر کی ضرورت بھی تھی، مگر ابھی وہ بیٹھا باس کے ساتھ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک ان کے پرسنل موبائل پر ایک کال آنے لگی۔ ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ ارے جبار صاحب بتائیے کیسے کال کرنی ہوئی۔ التمش سمجھ چکا تھا کہ اب اس کی بات نہیں بن پائے گی۔ جیسے جیسے اس کی کمپنی کا باس جبار صاحب سے بات کر رہا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات بگڑ رہے تھے۔ کہنے لگا ارے آپ تو ہمارے مائی باپ ہیں، آپ کا نمک کھایا ہے، آپ کے ساتھ نمک حرامی تھوڑی کریں گے، آپ کا کہا سر آنکھوں پر۔ فون بند کر کے کہنے لگے دیکھو بیٹا جی، بلا شبہ آپ جبار صاحب کی اکلوتی اولاد ہو، لیکن ہم بھی مجبور ہیں۔ جو تعلقات آپ کے ابا کے ساتھ ہیں وہ کسی اور کے ساتھ نہیں، اور انہوں نے ہمیں سختی سے منع کیا ہے کہ آپ کو نوکری نہ دی جائے، اسی لیے ہماری طرف سے معذرت ہے۔ اس شہر میں 7 بڑی کمپنیاں تھیں اور ان 7 میں وہ جا چکا تھا، مگر ان سب نے ہی اسے ریجیکٹ کر دیا تھا، صرف اور صرف اس کے باپ کی وجہ سے۔ جبار صاحب کا بھی کہنا تھا کہ جب تک اس لڑکی کو چھوڑے گا نہیں اور آ کر میرے قدموں پر جھکے گا نہیں، تب تک یہ یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھائے گا۔ اسے کیا لگتا ہے کہ ایسے اس کی محنت کا پھل اسے مل جائے گا؟ جب تک باپ کا ساتھ نہ ہو تب تک یہ دنیا والوں کے پیروں تلے رونتا رہے گا۔ وہ اپنی انا میں بیٹھے تھے اور یہاں دھیرے دھیرے بینک بیلنس ختم ہو رہا تھا۔ ایک پل کو بھی التمش کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ ایک لڑکی کی وجہ سے اس کی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ حق کے ساتھ ہے اور ایک لڑکی کی زندگی اس نے بچائی ہے۔ اس شام جب وہ گھر جانے لگا تو راستے میں التمش کو اس کا ایک دوست مل چکا تھا۔ اسی کی کار میں بیٹھ کر وہ گھر جانے لگا۔ آج تک اس نے التمش کو اس قدر افسردہ نہیں دیکھا تھا، اور اس حالت میں تو بالکل نہیں دیکھا تھا۔ یوں ہی باتوں باتوں میں بات نکلی تو التمش اسے بتانے لگا کہ کس طرح ایک لڑکی کی عزت بچاتے ہوئے اپنے گھر والوں کو ناراض کر چکا ہے اور اس کے ہاتھ سے اس کے بزنس بھی جا چکا ہے۔ دونوں کی جگری یاری تھی۔ وہ اسے وہاں سے سیدھا ایک ریسٹورینٹ لے گیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں اور پھر اس کا دوست حماد کہنے لگا کہ تم جس طرح کا ماسٹر مائنڈ رکھتے ہو ایسا کوئی بھی نہیں رکھتا۔ تم نے جس طرح اپنے باپ کی کمپنی کو عروج پر پہنچایا ہے، میں چاہتا ہوں تم ویسے ہی میرے ساتھ بھی مل کر کام کرو۔ انویسٹ میں کروں گا، بس تم نے اس بزنس کو ترقی کی بلندیوں تک پہنچانا ہے۔ ہم دونوں پارٹنرشپ پر کام کریں گے، لیکن میرا پیسہ اور تمہارا دماغ چلے گا۔ اس سے اچھی آفر تو التمش کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ تو کافی خوش ہو گیا تھا۔ جب گھر گیا تو رمیسا پریشان سی بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر کہنے لگی کہ اب ایسے تو نہیں چلے گا، آپ کو تو نوکری مل نہیں رہی، لیکن مجھے تو مل ہی جائے گی، اسی لیے میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ مگر التمش نے اسے سمجھا چکا تھا۔ شاید پہلی بار ہی تھا جب وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھی تھی اور وہ اپنے بزنس اور سارے ماسٹر پلان کے بارے میں بتا رہا تھا، جسے وہ بڑے دھیان سے سن رہی تھی۔ واقعی محنتی لڑکی تو وہ بھی تھی۔ فوراً مسکرا کر کہنے لگی میں آپ کی جس قدر ہو سکے مدد کروں گی۔ یوں گھر بھی اور آفس بھی وہ مل کر کام کرنے لگے تھے۔ اسی بیچ کب دونوں کے بیچ محبت بڑھنے لگی انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ سارے وسوسے اور شکوے شکایات جو رمیسا کے دل میں التمش کو لے کر تھے وہ دھلنے لگے تھے۔ وہ ایسا ویسا لڑکا نہیں تھا، بلکہ اس نے تو اس کی عزت بچائی تھی اور وہ بلا وجہ ہی اس پر شک کرتی آئی تھی۔ ایک شام جب وہ دونوں ایک کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد پروجیکٹ حاصل کر چکے تھے تو دونوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ یہ پروجیکٹ کروڑوں کا تھا۔ ان کے دن بدلنے والے تھے۔ ابھی وہ جا ہی رہے تھے جب راستے میں بارش شروع ہو گئی۔ بھیگتی گاڑی، بارش اور گرجتے بادل۔ رمیسا کو یہ منظر دیکھ کر خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ بے ساختہ اس نے التمش کا بازو پکڑ لیا۔ کہنے لگی التمش
प्लीज़ गाड़ी जल्दी चलाएं, मुझे डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे थे और वो इस लड़की को यूं परेशान देखकर कहने लगा, बस भी कर दिया करो रुमैसा, छोटी छोटी बात पर ये तुम रोना शुरू कर देती हो। कभी अंधेरे में तुम्हें घुटन महसूस हो रही है, कभी लिफ्ट में, कभी गाड़ी में, बारिश से भी डर लगता है। अब तुम्हें, वो हड़बड़ा कर कहने लगे कि जी, कहने लगा कि तुम अल्तमिश की बीवी हो, तुम्हें यूं डरना सेब नहीं देता। चलो आज मैं तुम्हारे सारे डर उतारता हूँ। इस वक्त वो दोनों जहाँ पर मौजूद थे एक वीरान इलाका था, इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही गुजर रही थी। जब उसका हाथ पकड़कर गाड़ी से बाहर निकल आया, वो फौरन डरते हुए अल्तमिश के सीने में छुप गई कि बादल गरजेंगे, बिजली मेरे पे गिर जाएगी, प्लीज़ ऐसा मत करें। मगर वो उसे बारिश में खड़ा कर चुका था। बादल गरजने के बाद बारिश पहले से भी ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी और वो मुकम्मल तौर पर भीग चुकी थी। वजूद की रानाइयाँ वाज़ेह होना शुरू हो चुकी थी। जब अल्तमिश उसके भीगे वजूद में खोने सा लगा, उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसके सुर्ख लबों को देखने लगा जो कि अंगारों की तरह दहक रहे थे। कहने लगा, इधर देखो, तुम्हें अभी भी डर लग रहा है? तुम्हें मेरे करीब होकर भी खौफ आता है? वो जिस अंदाज में उसकी कमर पर हाथ रख कर बोला था, रुमैसा तो उसकी जानिब खींचती चली गई थी। यही वक्त था जब दोनों के जज्बात एक साथ उबाल मारने लगे थे। वो वहीं उसके लबों पर अपने लब रख चुका था। एक दूसरे में वो दोनों खो चुके थे। तभी दूर से आती गाड़ी के हॉर्न सुनकर तेज बारिश में वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे। शर्म के मारे रुमैसा वापस गाड़ी में आकर बैठ गई थी और अल्तमिश भी गाड़ी को चला चुका था। एक अजीब सी मुस्कुराहट रुमैसा और अल्तमिश के चेहरे पर थी। एक पल के लिए भी अल्तमिश ने उसका हाथ नहीं छोड़ा था। फ्लैट में आने के बाद वो भागकर फौरन कपड़े निकालकर वॉशरूम जाने लगी। जब अल्तमिश उसका हाथ पकड़ गया और कहने लगा कि किसकी इजाज़त से कपड़े बदलने लगी हो, इधर आओ, मैं खुद तुम्हारे कपड़े चेंज करूँगा। ये सुनकर उसका चेहरा सुर्ख होने लगा। कहने लगा कि आप ये नहीं कर सकते। अल्तमिश कहने लगा, मैं ऐसा ही करूँगा और बिल्कुल करूँगा, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। ये कहकर उसे करीब कर चुका था और फिर कमरे की रोशनी बुझ चुकी थी। वो रात दोनों की यादगार रात साबित हुई थी। वो अपनी पूरी शिद्दतें रुमैसा के वजूद पर वार चुका था। अगली सुबह जब रुमैसा की आंख खुली तो उसके भीगे कपड़े फर्श पर एक जानिब को पड़े थे और वो सिर्फ कंफर्टर में लिपटी अल्तमिश के सीने से लगी थी। दिल मिलाकर फौरन खुद को अल्तमिश से दूर की और वॉशरूम में भाग गई थी। गुज़िश्ता रात के बाद दोनों का रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका था। आपसी ताल्लुकात तो ठीक हो गए थे, मगर साथ उनका बिजनेस भी तरक्की की बुलंदियों को छूने लगा। जहाँ एक जानिब अल्तमिश की कंपनी तरक्की कर रही थी और दोबारा से अपना घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस पा चुका था, वहीं दूसरी जानिब जब्बार साहब की कंपनी एक बार फिर उसी नौबत पर आकर खड़ी हो चुकी थी। जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने क्लाइंट्स के साथ शुरू किए थे वो बीच में छूट चुके थे। करोड़ों का नुकसान हो चुका था। मजबूरन जब्बार साहब को ये मानना पड़ा कि वो सब कुछ अपने बेटे के ही दम से थे। अनीला बेगम भी बीमार रहने लगी थी। कहने लगी कि आप बस भी कर दें, 6 महीने गुजर चुके हैं, मज़ीद कितना मैं अपने बेटे के बगैर रहूँगी। ज़रूरी है कि हर रवायती बाप की तरह आप अपने बेटे के साथ ऐसा करें। जाइए और जाकर मेरे बेटे को लेकर आइए और मेरी बहू को भी। वो दोनों मियाँ बीवी सालीशान महलनुमा घर के बाहर पहुँचे थे, जहाँ पर चंद रोज़ पहले ही अल्तमिश शिफ्ट हुआ था। मगर वॉचमैन ने उन्हें भी रोक लिया था कि आप लोग कौन हैं, जब तक सर इजाज़त नहीं देंगे आपको अंदर नहीं आने दिया जाएगा। मगर फिर अल्तमिश को जब पता चला कि उसके वालिदैन आए हैं तो वो फ़ौरन खुद बाहर आया था। जब्बार साहब ने अपने बेटे को देखा तो फ़ौरन गले से लगा लिया। अनीला बेगम भी रोने लगी थी। जब्बार साहब कहने लगे, बिलाशुबा आज मैं जिस मकाम पर था वो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही पहुंचा था। मैंने तुमसे दूर होकर बहुत बड़ी गलती कर दी। पछतावा चाहे जैसे भी आया था, मगर उन्हें आ चुका था। वो अंदर आकर बैठे तो इतने में अपने कमरे से रुमैसा निकली थी। जब्बार साहब की गहरी सांस खारिज करके आगे बढ़ा। अनीला ने बेसाख्ता नज़र उसके पेट पर डाली थी। साफ जाहिर था रुमैसा माँ बनने वाली। मुस्कुराकर कहने लगी, कहीं मेरी बहू उम्मीद से तो नहीं? अल्तमिश ने मुस्कुराकर तायद की थी। वो तो फ़ौरन अपनी बहू के सदके वारी जाने लगी थी। जब्बार साहब को पता चला कि वारिस आने वाला है तो रुमैसा के साथ भी उनका रवैया ठीक हो चुका था। उसे अपने साथ घर ले आए थे, जिसके बाद रंजिशें ख़त्म हो चुकी थी और सब मिलकर रहने लगे। वहीं उस रात CCTV फुटेज भी मिल चुकी थी, जो कि उस शाम की थी जब रुमैसा और अल्तमिश लिफ्ट में बंद हो चुके थे। जैसे ही वो फुटेज अल्तमिश को मिली तो गुस्से से आग बबूला हो चुका था। दरहकीकत शाम अहमर ही था
جو کہ خود رمیسا سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ آفس میں داخل ہوا تھا اور لفٹ میں آتی رمیسا کو دیکھا تو اس نے جان بوجھ کر لفٹ بند کر دی، کیونکہ وہ خود ایک میکینک تھا۔ چاہتا تو یہی تھا کہ رمیسا لفٹ میں ہی مر جائے اور اس سے شادی نہ کرنا پڑے، مگر نہ جانے کیسے لفٹ دوبارہ چل چکی تھی اور اندر رمیسا کو باس کے ساتھ دیکھ کر اسے نیا بہانہ مل چکا تھا کہ اسے بدنام کر کے آفس میں لگے CCTV کیمرے میں یہ ساری معلومات آ چکی تھی۔ جب یہ معلومات قیوم صاحب کو التمش نے دکھائیں تو کافی روئے۔ احمد کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا جس نے اتنا گھناؤنا کھیل کھیلا تھا۔ قیوم صاحب اپنی بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے، مگر وہ ہاتھ پکڑ کر ان کے سینے سے لگ چکی تھی۔ کچھ دیر معافی تلافی ہوتی رہی، مگر دھیرے دھیرے دل کا غبار ہٹا تو زندگی میں خوشیاں واپس لوٹ آئیں۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے۔ چند ماہ بعد رمیسا نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا، جس کے بعد تو جبار صاحب کی خوشی دوبالا ہو گئی۔ 10 بکرے انہوں نے صدقے کے طور پر دیے تھے اور پھر شاندار عقیقہ کروا کر پورے خاندان کو مدعو کیا تھا۔ اس پورے فنکشن سے تھک ہار کر رات کو رمیسا چند ماہ کے بالاج کو اپنی گود میں لے کر بہلا رہی تھی جب التمش کمرے میں داخل ہوا۔ مسکرا کر نظر بھر کر اس نے اپنے بچے اور بیوی کو دیکھا، دونوں میں ہی جیسے اس کی جان اٹکی ہوئی تھی۔ بڑے پیار سے قریب آ کر اس نے بالاج کو رمیسا کی گود سے اٹھایا اور پھر اس کے گال پر بوسہ دے کر کہنے لگا کہ تھینک یو میری زندگی مکمل کرنے کے لیے میری جان۔ رمیسا کے گال سرخ لال ہونے لگے۔ وہ آج بھی ایسی ہی تھی، جب بھی التمش کا لمس پاتی تھی تو یوں مسکراتی تھی جیسے وہ پہلی بار اسے چھو رہا ہے۔ یہی اس رشتے کی خوبصورتی تھی۔